नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस डेली करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज 10 फरवरी हो गई और आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं आपसे ना। और मैं आपको सूचना दे दूं कि दरअसल परीक्षाएं आपके जो है सामने हैं और अब ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बहुत शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा, अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डेली एक प्रश्न मैं आपको बहुविकल्पीय देता हूं प्री के लिए और एक प्रश्न देता हूं वीडियो के अंत में जो है मुख्य परीक्षा के लिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, अब आप उसे कितना करते हैं नहीं करते हैं ये आप जानते होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसको जानें। ये प्रश्न मैंने पूछा था, बहुत 2 ही 4 लोगों ने इसका उत्तर दिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर आप पुनः देंगे कि दरअसल निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जो है हर हाल में आपके एग्जाम में बनता है और ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। प्लीज आप इसको चाहे चैट जीपीटी से सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, लेकिन इसका उत्तर पुनः से आज मुझे दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर अभी वहां पर थे और वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर साइन किया गया। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि जब भी किसी देश की यात्रा पर हमारे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस देश से संबंधित जानकारियां वो आपको होनी चाहिए और वहां पर जो रक्षा समझौते, व्यापार समझौते जो हों, उनके बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। ये बात मैंने पहले कही है और उस देश को मैपिंग के माध्यम से आप लोग उसको कमिट कर लिया करिए। कहा है ना मैंने आप लोगों को। अब आप करते हैं कि नहीं करते हैं आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी सफलता का क्या होगा, एक महत्वपूर्ण कारक बनने वाला है। ठीक है, तो भाई साहब पहले प्रश्न तो यही बन जाएगा कि कई बार पूछ लेता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा पर थे, तो वो यात्रा की तारीख क्या थी, डेट क्या थी? तो 7 से 8 फरवरी 2026 के मध्य में जो है मलेशिया के 2 दिवसीय यात्रा पर थे। कौन थे? पीएम मोदी थे। ठीक है, दौरा अगस्त 2024 में भारत मलेशिया संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के बाद हो रहा है और इस दौरान व्यापार हो गया, निवेश हो गया, रक्षा हो गया, सुरक्षा सहयोग के साथ साथ में सेमी कंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को लेकर के एक अहम समझौता ज्ञापन पर साइन हुए हैं। सेमी कंडक्टर नीति को लेकर के मैंने भी कई बार आपको कहा है, पहले बताया हुआ है। सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है यह भी मैंने बताया है। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह देखते होंगे उसमें सेमी कंडक्टर का उपयोग होता है और इसमें हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा प्रयासरत हैं। ठीक है, चलिए अब चूंकि मलेशिया चर्चाओं में था तो लगे हाथ क्या करिए, मलेशिया के बारे में पढ़ लीजिए बॉस, क्योंकि मलेशिया से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा और ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, तो मलेशिया दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख देश है। देखो फिर से कह रहा हूं, मैप के माध्यम से किसी देश के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि मलेशिया दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बहुसांस्कृतिक समाज और तेज आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। और आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसके ज्योग्राफिकल जो इसका एरिया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दरअसल मलेशिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड है अपने आप पे। ठीक है, एक आपका क्या हो जाए, एक आपका हो जाएगा पश्चिमी मलेशिया, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा आपका, ठीक है, पूर्वी मलेशिया। एक पश्चिमी मलेशिया और एक हो जाएगा आपका पूर्वी मलेशिया। जानते होंगे, संभवतः सुना ही होगा आपने, है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पश्चिमी मलेशिया जिसे हम मलय प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं, आप ये जानते होंगे, मलय प्रायद्वीप। ठीक है, और यहां पर आप इसको मैप में यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर सवाह और सरवाक है अपने आप में। ठीक है, और बड़ा चर्चाओं में रहता है अक्सर। इसके चारों ओर थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर है। क्या? थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर। तो अब देखिए, ये देखिए, ये आपका इंडोनेशिया हो गया, आपका ये आपका थाईलैंड हो गया आपका, है ना, ये सारे आप कंट्री यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं अपने आप पे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इधर सुदूर देखेंगे तो आप इधर आपको इंडियन ओशियन भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जानकारी आपको रखनी है। जलवायु यहां की उष्णकटिबंधीय है, गर्म और आर्द्र वर्षा प्रचुर मात्रा में यहां पर होती है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो कोलालमपुर इसकी राजधानी हो जाती है। मैप में इसको ठीक ढंग से याद कर लीजिएगा कि कहां कहां पर क्या क्या है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम करके एक बार आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि ऐसा ना रहे बॉस कि आपको ना पता रहे। ठीक है, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, ये देखिए,
ये मलेशिया आप देख पा रहे होंगे दो पार्ट में डिवाइड है अपने आप पे, है ना, एक आपका पूर्वी मलेशिया है और एक आपका जो है पश्चिमी मलेशिया है। ठीक है, चलिए बाकी इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, साउथ सी से लगा हुआ है अपने आप पे और उधर नीचे आपको इंडियन ओशन दिखाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि राजधानी इसकी कहां पर है, कुआलालंपुर है। प्रशासनिक राजधानी पुटराजाया है। ठीक है, पुटराजाया। और बाकी अन्य सिटीज हैं यहां पर। मलेशिया कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र है अपने आप में। ठीक है, शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र पर बेस्ड है अपने आप में। भाषा मलय है यहाँ की। ठीक है, राजभाषा है अंग्रेजी, भी व्यापक रूप से यहां पर बोली जाती है अपने आप में। तो ये कई सारे पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए विकासशील औद्योगिक राष्ट्र है। कहा जाता है कि मलेशिया बहुत तीव्र औद्योगिकीकरण के रूप में आगे बढ़ रहा है, बहुत फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहां पर। कहां पर, मलेशिया में अपने आप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जाना जाता है और इसीलिए बहुत आगे है, क्योंकि भैया आजकल जो भी आप चीजें देख पा रहे होंगे उसमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बेस्ड होती हैं और इस फील्ड में मलेशिया बहुत आगे है अपने आप पे। ठीक है, पाम ऑयल और रबर उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब देखो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई मलेशिया निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, तो आप ये पॉइंट जान रखिएगा। पाम ऑयल और रबर उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पैटर्न के लिए, या दक्षिण पूर्व एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से गिना जाता है अपने आप पे, जो कि सबसे तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर हो रहा है। बाकी भोजन आदि के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने बन जाएगा, तो बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की आधिकारिक यात्रा कब की है, तो ए ऑप्शन 5 से 6 जनवरी, बी ऑप्शन 7 से 8 फरवरी, सी ऑप्शन 10 से 11 फरवरी मार्च, या फिर डी ऑप्शन 15 से 16 अप्रैल। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान, अभी जस्ट हमने आपको इसका उत्तर बताया। अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा बॉस आपका जो है 7 से 8 फरवरी। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अंतरिम समझौते की शर्तों के तहत अमेरिका भारतीय मूल के सामानों पर 18% के टैरिफ दर लागू करेगा। अब अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर साइन हुआ है, आप जानते होंगे 50% का टैरिफ लगाया था बॉस ने, ट्रंप बाबू ने, है ना। अब क्या कीजिएगा, भारत से पंगा लेना इतना आसान तो है नहीं बॉस, है ना। जोश जोश में तो ले लीजिएगा, हाँ हाँ ठीक है, ओके डन। लेकिन भाई भारत अपने आप में सुप्रीम पावर है इस समय, है ना। कोई छोटा मोटा पिद्दा देश तो है नहीं कि कुछ भी कर लीजिएगा आप, है ना। देश सबसे तेज औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ ही रहा है, आप जानते होंगे। 47 हमने डेवलप कंट्री का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, एनवायरमेंट का सेक्टर हो या किसी अन्य सेक्टर की बात करें, हम हमेशा जो है आगे बढ़ रहे हैं और डिफेंस सेक्टर तो हमारा खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे में और जहां एक और यूथ पॉपुलेशन अपने इंडिया की है, न जाने कितने भारतीयों से अमेरिका चल रहा है, ऐसे में इंडिया के साथ पंगा लेना अपने आप में किसी भी रूप में अमेरिका के लिए ठीक नहीं था। लेकिन वही है ना कि ट्रंप बाबू को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उल्टे दिमाग के हैं तो कभी कई बार उल्टा काम कर देते हैं, लेकिन कौन समझाए उनको। हालांकि उनके लोगों ने उनको समझाया था, लेकिन वही ना कि अब क्या कीजिएगा, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, खैर अभी हाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील का अंतरिम ढांचा सामने आ गया है और इसमें जो है चीजें बढ़िया हो गई। दोनों देशों के निर्यातकों को अब बड़ा बाजार मिलेगा और अवसर बढ़ेंगे अपने आप पे, है ना। इस अंतरिम ढांचे के तहत दरअसल अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर जो है टैरिफ को 50% तक घटा करके 18% कर दिया है। इससे देश में टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री को फायदा होगा। और इसके अलावा पीएचडीसीआई के अध्यक्ष राजीव जिनोजा ने कहा कि दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता की नींव रखने के लिए चल रही बातचीत में इस ढांचे पर सहमति बन गई है और 18% टैरिफ उसको कर दिया गया है। ठीक है, इस अंतरिम समझौता जो हुआ इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तों के अनुसार दरअसल अमेरिका भारतीय मूल के सामानों पर 18% की टैरिफ पर लागू करेगा, जिनमें वस्त्र परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट का सामान, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी इसमें जो है शामिल हैं। ठीक है, तो ये कई सारी बातें इसमें रखी गई हैं। अमेरिका इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा संबंधी उपायों के तहत भारतीय विमानों और विमान पुर्जों पर पहले से लागू राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कुछ शुल्कों को भी हटाएगा। तो कई सारे इसमें अहम फैसले लिए गए हैं और निश्चित तौर पर यह जो है भारत के लिए एक जो है राहत भरी खबर के समान है। तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपसे कई बार कहा कि भारत अमेरिका संबंधों पर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हालांकि अमेरिका ने कई सारी शर्तें लगाई थी भारत की ओर के, बॉस तुम रूस से तेल मत लो, सब हमसे लो।
क्या है भाई, आपसे ले सब कुछ, है ना। हालांकि इस पर भी कुछ सहमति बनी हुई अभी हाल ही में, क्योंकि इंटरेस्ट अपने आप पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। हमारे इंटरेस्ट पहले हैं, उसके बाद कुछ चीजें हैं, ठीक है। चलिए, शुल्क में कमी से दरअसल भारतीय जेनरिक जो मेडिसिन होती हैं उनके लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच में सुधार होगा। रत्न और आभूषण क्षेत्र से भारत की कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग के निर्यात को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे लाभ और निर्यात में वृद्धि होगी अपने आप, ठीक है। विमान और विमान पुर्जों पर टैरिफ हटाने से भारत के उभरते एरोस्पेस विनिर्माण, रखरखाव और मरम्मत और ओवरऑल और घटक आपूर्ति तंत्र को जो है लाभ मिलेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जिससे निश्चित तौर पर अब जो है विकास और तेजी के साथ होगा। बस यही सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या होगा, ठीक है। व्यापारिक बाधाओं में कमी से औद्योगिक मशीनरी, ऑटो घटकों और धातु उत्पादों के निर्यात को समर्थन मिलेगा और कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और रबर उत्पादों को बेहतर मूल्य, प्रतिस्पर्धा और विस्तारित बाजार पहुंच से लाभ होगा। तो इसके कई सारे फायदे हैं। अब इस पर घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। चलो आइए, भारत अमेरिका ट्रेड डील का अंतरिम ढांचा जो किससे संबंधित है? व्यापार और टैरिफ व्यवस्था से है, रक्षा सहयोग से है, शिक्षा विनिमय से है, या फिर जलवायु समझौता से? किससे है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है कि भाई ए होगा इसका ऑप्शन, व्यापार और टैरिफ व्यवस्था से है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, INS सुदर्शनी ये चर्चाओं में रहा है, हालांकि इसके बारे में मैंने प्रश्न आपको पहले भी कराया है, आपको याद होगा। तो अभी भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी, इसका नाम याद रखिएगा भाई साहब, है ना, बहुत जरूरी है। INS सुदर्शनी क्यों चर्चाओं में, अभी आगे बढ़ते हैं। इसने जो है अभी ओमान के सलाहलाह बंदरगाह पर अपना पहला पोर्ट कॉल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दरअसल INS सुदर्शनी जो है विश्व भ्रमण पर है अपने आप पे, और जो है इससे पूरे विश्व के कार्य संस्कृति को पहचानने के साथ में जो भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, उसको साकारित करने के उद्देश्य से और भारत को मजबूत दिखाने की कारणों की वजह से जो है ये समुद्री मार्ग में जो है पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है अपने आप में, और इससे निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। INS सुदर्शनी लोकायन 26 नामक 10 महीने की लंबी समुद्री यात्रा पर है। ओमान की यात्रा इस सफर का एक अहम पड़ाव था। भारतीय शिप अब यहां से आगे निकल चुका है और लोकायन 26 अभियान का मकसद दुनिया भर में भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा, वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार है के संदेश को फैलाना है अपने आप में कि भाई समुद्री संसाधन होता है क्या, समुद्री संसाधन। देखो एक बात ध्यान रखना, समुद्री सी रिसोर्सेज इसको बोलते हैं, समुद्री संसाधन बोलते हैं। ये जो समुद्री संसाधन है इस पर आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बनते हैं, समुद्री संसाधनों पर, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा। ये मैं आपको टास्क देता हूं। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, ठीक है, पीसीएस का, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, ठीक है, अगर आप बीईओ का एग्जाम देंगे, ठीक है, और अगर आप एसए वगैरह भी इसमें लिखेंगे, तो इसमें खूब सारे प्रश्न इसके समुद्री संसाधनों पर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, सी रिसोर्सेज के बारे में। तो सी रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देना, भारतीय संस्कृति परंपराओं को विश्व पटल पर पहुंचाने का कार्य क्या है, INS सुदर्शनी का मुख्य कार्य है, जो कि लंबे समय के लिए जो है अभी समुद्री मार्ग पर है अपने आप में, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए मैंने वही बताया जो आपसे पहले कहा था, पारंपरिक विधि से बना यह नौसैनिक शिप फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में आयोजित विशेष अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी शामिल होगा। नौसेना का शिप सुदर्शनी कुल 22,000 नॉटिकल मील से अधिक की समुद्री यात्रा कर रहा है। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण समुद्री जहाज है। INS सुदर्शनी की यात्रा करीब 10 महीने तक चलेगी अपने आप पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अलग अलग चीजें इसमें की जाएंगी और पूरे देश की समृद्धि संस्कृति के बारे में जो है संदेश देगा। यह नौसैनिक अभियान महासागरों के पार सहयोग, विश्वास और मित्रता के सेतु निर्माण का संदेश भी दे रहा है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, अब बन जाएगा प्रश्न आपके, INS सुदर्शनी किस अभियान के अंतर्गत समुद्री यात्रा पर है? तो सागर मित्र के अभियान के अंतर्गत, सागर शक्ति के अंतर्गत, लोकायन 26 या वरुण अभियान? क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। अभी हमने इसका उत्तर बताया है, लोकायन 26 हो जाएगा, है ना, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 चर्चाओं में है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, ठीक है। तो इंडिया AI समिट 2026 AI पर वैश्विक सहयोग में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। यह ग्लोबल साउथ आयोजित होने वाला पहला वैश्विक सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन होगा अपने यहाँ पे, ठीक है।
और ये इस महीने यानी कि दरअसल इस महीने मतलब कि फरवरी महीने में है ना, फरवरी होगा, फरवरी महीने की 16 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा भाई साहब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई इंपैक्ट समिट, ठीक है, क्या एआई इंपैक्ट समिट, ठीक है। और इससे एआई को लेकर के कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी और आप जानते हो कि इस समय एथिकल एआई की बात की जा रही है, नैतिकता वादी एआई। देखिए आप जानते हो कि एआई का प्रयोग किस प्रकार से जो है हो रहा है। अभी आपने देखा कि यूनेस्को ने नहीं देखो कौन सी संस्था, देखो एकदम से मैं स्लिप कर रहा हूं, चिल्ड्रंस की कौन सी वो संस्था है, स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से, है ना। खैर, तो अभी एक संस्था ने, जो स्वास्थ्य संबंधी संस्था, देखो एकदम से स्लिप कर रहा है दिमाग में मेरे, कौन सी संस्था है वो, तो उस संस्था ने भी कहा है कि, और मैंने कराया था परसों नरसों में करंट अफेयर्स, है ना। अरे जो बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रंस के लिए काम करते हैं, क्या नाम है भाई उसका, देखो एकदम कितना कॉमन सा चीज है और स्लिप कर रहा है दिमाग से मेरे, ठीक है। तो संस्था ने कहा था कि भाई एआई के माध्यम से जो आप कराते हैं, ये जो न्यूड फोटोज आती हैं चिल्ड्रंस की, ये क्या है अपने आप में जो खराब चीज है बहुत, और इससे जो है व्यापक स्तर पर जो है बच्चों में एक प्रकार का अलग सा जो है व्यवहार होता है और इससे चीजें बहुत अजीब होती हैं, मतलब कि ये अपने आप में जो है ये बाल शोषण के अंतर्गत कहा गया था, ठीक है, बाल शोषण के अंतर्गत इसको कहा गया था। और निश्चित तौर पर जो है ये अपने आप में एक विविधता वाली बात भी है कि भाई यूनिसेफ, माफ कीजिएगा याद आ गया, यूनिसेफ ने जो है अभी कहा था कि भाई ये जो न्यूडिटी जो हो रही है अपने आप पे, ये यूनिटी जो है क्या है अपने आप पे गलत है, बहुत गलत है, यूनिसेफ ने कहा था। देखो दिमाग छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे दिमाग में नहीं आता, यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ ने कहा कि बॉस जो आप एआई के माध्यम से जो आप जिस प्रकार से न्यूडिटी को फैलाया जा रहा है जो है सोशल साइट्स पर, ये अपने आप में क्या बाल शोषण है अपने आप में, इसको लेकर के आगाह किया गया। और इसके अलावा आप जानते होंगे कि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। 11 दिसंबर 1946 को जो है इसकी स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, अमेरिका में है, ठीक है। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है, पूछ सकता है। यूनिसेफ बहुत चर्चाओं में रहता है और कई बार पूछा गया कि भाई यूनिसेफ के बारे में बताओ, इसका मुख्यालय कहां पर है। अच्छा, अध्यक्ष कौन है यूनिसेफ की, यह आप मुझे बता दीजिएगा एक बार, अगर आप जान पाते हैं तो, पता है तो, कि नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है कौन, यूनिसेफ अपने आप पे, ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अमेरिका में इसका जो है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका जो है क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। चलिए, तो इंडिया एआई जो इंपैक्ट समिट 2026 इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम ले लेते हैं। और ये दरअसल अपने आप में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक, ठीक है, इसके आर्टिफिशियल एआई के सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों पर वैश्विक स्तर पर संवाद को बढ़ावा देना है। यह समिट भारत को जिम्मेदार, समावेशी और मानव केंद्रित एआई के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है अपने आप में, क्योंकि भाई आजकल एआई का हम जो है दिक्कत क्या कि एआई का जितना हम सकारात्मक प्रयोग होता है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा उपयोग हमेशा क्या कर रहे हैं, नकारात्मक कर रहे हैं, ठीक है। और इसी नकारात्मकता की वजह से जो ये चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी जो आजकल बढ़ रही है, आप जानते होंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सुना आपने, सेंटेंस सुना होगा ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड की इमेज की जो है न्यूडिटी वाली पिक्स, इसी को लेकर के यूनिसेफ ने कहा कि बॉस जो ये जो हो रहा है दैट्स कॉल ये बाल शोषण है अपने आप में, ठीक है, और ये इस पर रोक लेनी चाहिए। तो भारत आजकल एआई की नैतिकता पर बात कर रहा है, एआई नैतिकता, एथिकल जो है, एथिकल एआई, क्या एथिकल एआई, एथिकल एआई, एथिकल एआई का मतलब क्या हो गया कि ये उन चीजों को पर काम नहीं करेगा। जैसे आजकल डीप फेक वीडियो चल रहा है, एक सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने, डीप फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो सुना है ना, मैंने एक ऐसे कराया है आप लोगों को, डीप फेक वीडियो, ठीक है, डीप फेक वीडियो, जिसमें किसी के इमेज और किसी के वॉइस को जो है अलग रूप में प्रदर्शित करके उससे गलत शब्द बुलवाए जाते हैं तरीके से। जैसे कोई किसी, जैसे इसके कई सारे मामले भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा
कि किसी के इमेज का उपयोग करके बहुत गलत तरीके से उसको न्यूडिटी की फॉर्म में या अपशब्दों के फॉर्म में या किसी दूसरे भाषा में उसको जो है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो भारत क्या कह रहा है कि नहीं बॉस, एआई का हम इस प्रकार के उपयोग हमें नहीं करना है। एआई में नैतिकता होनी चाहिए, और जिसके भीतर जिस टेक्नोलॉजी में नैतिकता नहीं होगी ना बॉस, वो सही काम नहीं करेगा। इसलिए नैतिकतावादी एआई का प्रयोग करने की बात कही जा रही है, और इस टेक्नोलॉजी को हम खूब आगे बढ़ा जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका एग्जाम में प्रश्न भी बन जाएगा। तो सकारात्मक नैतिकता का प्रयोग करना, नकारात्मकता का नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, इस समिट के क्या उद्देश्य हैं? तो समिट का उद्देश्य क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई। बहुत अच्छा है। अगर रिस्पॉन्सिबल एआई नहीं होगा कि भाई हमें जो कार्य करना है वो काम नहीं करेंगे, कुछ और काम करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? एआई को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा कि आप कुछ भी अनैतिक कार्य करेंगे एआई के माध्यम से। नहीं, एआई से नैतिक एआई का हमें काम करना है, नैतिक एआई को आगे बढ़ाना है, अनैतिक कार्यों की तरफ नहीं ले जाना है उसको। ठीक है, एआई के माध्यम से समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करना है, विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप एआई समझौता तैयार करना है, नीति निर्माताओं, उद्योग शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और एआई से जुड़े नैतिकता, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना इस समिट का क्या है? मेन एम है, यानी कि मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बस अब आइए इस पर आप लोग प्रश्न बताइए मुझे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए, केवल तकनीकी उत्पादों का प्रदर्शन करना, केवल स्टार्टअप फंडिंग, सैन्य एआई पर चर्चा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों पर वैश्विक संवाद। क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको मुझे बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट है, पीसीएस 2026 हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको मेंटर दी जाएगी। महीने में 2 बार गूगल मीट के माध्यम से मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे तैयारी करनी है, एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम आपका पीसीएस का है। इसमें आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। और दूसरा, इसमें जो है आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, सीसैट मिलेगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको 15, जिसमें से 10 आपका जीएस का होगा, 5 आपका सीसैट का होगा, और इसके अलावा इसमें मॉक भी मिलेगा आपको जो है अलग अलग रूपों में, मतलब कि टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपको। बाकी सबका समाधान के लिए आप निश्चिंत होकर के कॉल कर सकते हैं। अगर इस कोर्स में एनरोल होना है तो इसकी फीस है 4500, ऑफर में है तो 2500 में मिल जाएगी स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा पीसीएस 2000, और फीस रहेगी आपकी 4500 से घट करके 2500। ठीक है, डिटेल्स जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत टैक्सी भी चर्चाओं में है, आप जानते होंगे। 5 फरवरी को दरअसल नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। सरकार अपनी खुद की टैक्सी एक तरीके से लॉन्च कर रही है एक तरीके से, और जिसमें ड्राइवर खुद ही अपना उसका मालिक होगा। पैसा जो नॉर्मल जो आज ओला उबर में जो आप देखते होंगे, रैपिडो में, उसमें क्या होता है कि पैसा बढ़ जाता है कंपनी और ड्राइवर में, इसमें पैसा सीधे ड्राइवर के हाथ में आएगा। तो ये एक बड़ी पहल है अपने आप में। भारत टैक्सी को 5 फरवरी को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, और यह भारत में राइड हेलिंग के क्षेत्र में सहकारी मॉडल को लागू करने का पहला जो है प्रयोग है अपने आप पे, है ना। इस पहल को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, और इसे ड्राइवर कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में बताया गया। यह सेवा सहकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें अमूल जैसे सफल सहकारी मॉडल से जुड़े पेशेवरों का मार्गदर्शन भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि इसमें जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं, और इससे कैब ड्राइवरों को फायदा होगा। ठीक है, इस मॉडल में दरअसल प्रत्येक ड्राइवर, जिसे सारथी कहा जाता है, सहकारी संस्था का सदस्य है और आंशिक मालिक होता था, 5 शेयर धारण करता है। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। निजी एग्रीगेट्स जैसे उबर ओला के विपरीत भारत टैक्सी प्रति राइड कोई कमीशन नहीं लेगा। जो ही राइड बुक होगी कमीशन कोई नहीं लेगा। ठीक है, इसके स्थान पर ड्राइवरों से केवल ₹30 प्रति दिन का एक मिश्रित शुल्क लिया जाता है, जिससे उनकी आय में स्थिरता और पारदर्शिता आती है। यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही ड्राइवरों की शिकायतों जैसे कि उच्च कमीशन, अनिश्चित आय और प्लेटफॉर्म नियंत्रण को सम्मोहित करती है अपने। इस प्रकार भारत टैक्सी न केवल एक नई सेवा है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सहकारी स्वामित्व का एक वैकल्पिक मॉडल भी प्रस्तुत करती है। निश्चित तौर पर इससे जो कैब ड्राइवर होगा उनको सीधा फायदा मिलेगा इसका, है ना। आप जानते होंगे आजकल कैब ड्राइवर लोगों को इसका नुकसान बहुत झेलना पड़ता है, और जो उपभोक्ता होता है उसको भी दिक्कतें करनी होती हैं।
तो हाल ही में चर्चा में रहा भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म किस कारण भारत के राइड हेलिंग क्षेत्र में एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है? तो नंबर 1 पॉइंट, यह पूर्णतः निजी स्टार्टअप है जो विदेशी निवेश के माध्यम से उबर और ओला से प्रतिस्पर्धा करेगा। या बी ऑप्शन, भारत टैक्सी में ड्राइवरों से प्रति यात्रा उच्च कमीशन लिया जाएगा जिससे प्लेटफॉर्म का राजस्व बढ़ाया जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन, यह सेवा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित है और आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। डी, भारत टैक्सी सरकार समर्थित सहकारी मॉडल पर आधारित राइड हेलिंग सेवा है जिसमें ड्राइवर स्वयं मालिक होते हैं, प्रति राइड कमीशन नहीं लिया जाता है और केवल नाम मात्र का दैनिक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। बताओ कौन सा इसका उत्तर होगा? अभी जस्ट हमने बताया है और पक्का है कि प्रश्न भारत टैक्सी पर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि मैं बहुत प्रश्न नहीं कराता हूं, लेकिन जितना भी कराता हूं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब करते हैं कि नहीं करते हैं आप जानते होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन अभी 24 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है ये आयोजित किया जाएगा और संभवतः जो है ये 29 ईयर के बाद शायद संभवतः ये हो रहा है। ठीक है, और बड़ी खबर है अपने आप पे। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन कर रहा है अपने आप पे, जो 1999 के बाद पहली बार जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेट इलेक्शन आपके कमिश्नर होते हैं और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच औपचारिक संवाद का मंच जो है प्रदान करेगा। तो सारे राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपस में संवाद करेंगे और चुनाव से समय जो भी समस्याएं आदि आती हैं उसको कैसे हम टिकाऊ बना सके, किसको हम कैसे उसको समावेशी बना सके और जो प्रश्न चिन्ह जो लगते हैं आजकल चुनाव पर उन पर हम कैसे उसको हम खत्म कर पाए, इन सारी बातों को लेकर के यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इस समय में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त, उनके कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 36 राज्यों यूटीज के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे और जिनके साथ निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित रहेंगे। तो ये बड़े लंबे अरसे के बाद जो है इसको किया जा रहा है, 25 सालों के बाद यह आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर इस पर भी प्रश्न आने के पूरे चांस है बॉस, इसमें कोई जो है नहीं है। ठीक है, इसमें राज्य स्थानीय निर्वाचन कानून, मतदाता पात्रता, लॉजिस्टिक चुनौतियां, चुनाव प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रक्रियाएं शामिल होंगी। विशेष रूप से तकनीकी हस्तक्षेप जैसे हाल ही में शुरू किया गया ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईवीएम्स का उपयोग और निर्वाचन सूचियों की तैयारी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने अनुभव साझा करेगा और किस प्रकार से यह सम्मेलन भारत की निर्वाचन शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्थागत मील का पत्थर माना जा रहा है, इसके माध्यम से जो डिबेट होगी उसका एक बड़ा फायदा होगा अपने आप में। ठीक है, तो ये पहल आपके लिए क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न इस पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर? निर्वाचन आयोग भारत द्वारा 24 फरवरी 2026 को आयोजित की जाने वाली डेट याद रखिएगा वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 24 फरवरी को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक समय बाद आयोजित होने वाला पहला राष्ट्रीय स्तरीय जो है यह संवाद है अपने आप में, जिसका उद्देश्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच संवैधानिक दायरे में समन्वय बढ़ाना, निर्वाचन कानूनों, तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श करना। बी, सम्मेलन का उद्देश्य केवल स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक समान कानून लागू करना है जो संविधान में अनिवार्य है। सी ऑप्शन, इस सम्मेलन में केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त और भाग लेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यह सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित रूप से आयोजित किया जाता है और अंतरिम बार 2019 में हुआ था। नहीं भाई साहब, 1999 में हुआ था, 25 सालों के बाद हो रहा है और इसमें जो है केंद्र और राज्य के मध्य में जो संवाद होता है उसको मजबूत किया जाएगा और जो भी अड़चने होती हैं, कानूनी जो विवाद आदि होते हैं, तकनीकी जो नवाचार आदि होता है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस बिहाफ पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या एकदम सटीक पॉइंट लिखा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है और पूछा जाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा बहुत है। अच्छा एक बात और, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चाओं में है तो अब क्या काम कीजिएगा, लगे हाथ जो है क्या करिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। किसके अंतर्गत आता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है भाई बताओ? चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है?
ये आता है आपका आर्टिकल, ठीक है, क्या आर्टिकल 324, यही है ना। और बाकी इसके जो जो आर्टिकल हैं अलग अलग, उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग और जो है जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग होता है, उसके कार्यों में क्या क्या अंतर होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ जरा, ठीक है, पंचायती राज जो होता है आपका, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, पंचायतों का चुनाव, इसको कौन कंडक्ट कराता है बताओ मुझे। भारतीय निर्वाचन आयोग किन किन इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, और राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वह किन किन इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, इसका उत्तर हमें दीजिएगा। और बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वही पूछा गया है। किसी खास राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वही प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट कर लिया करिए। मैं बार बार कहता हूं कि हर एक मेरी बात को सुना करिए, इस पर काम क्या करिए। आप 15 दिन जो मैं कहता हूं, जैसा मैं कहता हूं, उस पर आप काम करके देखिए और फिर देखिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आप करते ही नहीं है, दिक्कत यह है। कॉपी मैंने कहा होगा बनाने के, नहीं बनाया होगा, भाई साहब सब कर लीजिए काम प्लीज, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें से ये हो गया ऑप्शन आपका ए नंबर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इसने अपने सभी तटों को साफ सुथरा रखा, एक पेड़ एक मां के नाम पर जो है कई सारे पौधे लगाए, प्रमुख बंदरगाहों की मतलब इसके अपने आसपास की सफाई की, और इसके लिए जो है इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसने स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, कहां गया भाई, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन को एकीकृत रूप से लागू किया है। यह पुरस्कार 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रदान किया गया है। तो पूछेगा भैया किस पोर्ट को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इसने जो है स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के 3 स्तंभों का प्रभावी क्रियान्वयन किया है। नंबर 1 क्या है आपका, जन भागीदारी के अंतर्गत जो है विद्यालयों, मंदिरों, समुद्र तटों, तालाबों, विरासत स्थलों और बंदरगाह परिसरों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिनमें साइक्लोथॉन, रैलियां और नागरिक नेतृत्व वाली गतिविधियां इसमें क्या थी, शामिल थी। तो ये इसीलिए जो है स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत इसको जो है अब अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम पर जो है इसने बहुत सारे पौधे भी लगाए, और जिसमें पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पारादीप सी बीच पर जो है 40,000 पौधे लगाए गए, जिसमें से उपेक्षित क्षेत्रों को हरित क्षेत्र में बदला भी गया। वहीं सफाई मित्र सुरक्षा स्तंभ के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा जागरूकता और सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो ये अपने आप में इसीलिए इसको यह बड़े स्तर का सम्मान दिया गया है इसको, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़िए और आप इसका उत्तर मुझे खुद बताइए, ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर तो आपको बनाना बनता है ठीक है, नहीं तो आप जो है गोल गोल घूमते रहेंगे भाई साहब, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आप बताइए, पढ़िए और बताइए। पारादीप, अच्छा मैंने कई बार कहा है कि कौन कौन से कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, बताया है ना मैंने आपको। बहुत प्रश्न पूछते हैं आपसे, इसलिए नोट कर लीजिएगा कि भाई कौन कौन से आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं, कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। बहुत बार पूछा गया, 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अभी चर्चाओं में है, क्योंकि दरअसल ये जो है गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 64 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली जो है पड़ता है पश्चिम दिशा में। भारत के प्रमुख आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, और इसे रामसर साइट के रूप में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आर्द्रभूमि के रूप में है, रामसर साइट के रूप में भी, ये भी खास बात है इसकी, ठीक है। अच्छा अभी हाल ही में 2 नई आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, याद है कौन कौन सी हैं, बताइएगा मुझे, ठीक है। हालिया पक्षी गणना के अनुसार यहां पर जो है 5 लाख से अधिक पक्षी, लगभग 200 प्रजातियों के दर्ज किए गए हैं, इसीलिए क्या है चर्चाओं में। और जो 2024 की 4.12 लाख की संख्या की तुलना में लगभग 21% वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है अपने आप। तो इसलिए ये जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य क्या चर्चाओं में है अपने आप पे, और इसे रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, दलदली भूमि के रूप में, ठीक है। और यहां पर पिछले 2 वर्षों में नौकायन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया अपने आप में,
पर्यटकों की आवाजाही में कमी हुई तथा ध्वनि प्रदूषण का न्यूनतम स्तर रहा। इससे जो है क्या हुआ, पक्षियों के लिए जो है एक शांत और सुरक्षित वातावरण का जो है माहौल मिला और फिर वहां पर पक्षियां जो है खूब बढ़ गए यहां पर। ठीक है, नल सरोवर एक प्राकृतिक उथली झील है, नेचुरल सैलो लेक है जिसमें कीचड़ युक्त लैगून और 36 छोटे द्वीप भी हैं। ठीक, इसका नाम नल सरोवर का अर्थ है टैप लेक बताया जाता है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आश्रय स्थल के रूप में होता है, खासकर नवंबर से लेकर के फरवरी माह तक के। ठीक है, बस चलो, बहुत पक्षी अभ्यारण्यों पर तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं ना, एक दो नहीं बहुत सारे आते हैं। नंबर 1 प्रश्न, क्या प्रश्न अगला, हाल ही में जारी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की पक्षी गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन, नल सरोवर में 2025 की नवीनतम गणना में लगभग 5 लाख से अधिक पक्षी दर्ज किए गए, जो 2024 की तुलना में लगभग 21% की वृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या रहा है? बीते 2 वर्षों में नौकायन पर रोक लगी, सीमित पर्यावरण गतिविधियां हुई और न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण रहा। ठीक है, बी ऑप्शन, पक्षियों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः कृत्रिम पक्षी प्रजनन कार्यक्रमों और चिड़ियाघर आधारित पुनर्वास के कारण हुई। सी, नल सरोवर एक मानव निर्मित जलाशय है जिसकी जैव विविधता पूरी तरीके से नियंत्रित पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर है। डी ऑप्शन, पक्षी गणना में वृद्धि केवल स्थानीय प्रजातियों तक सीमित रही है और प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। अब बताओ क्या होगा? अब ऐसे प्रश्न जो है ना फैक्चुअल नहीं है, ये जब आप पढ़ोगे तो तभी आप समझ पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पूरी बात वही लिखी जो हमने अभी आपको बताया बस। ठीक है, अब आज आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा कि भाई बताओ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 किस अवधि के दौरान आयोजित हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा और स्टार्टिंग में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसको बताइएगा, दोनों उत्तर बताइएगा। चलिए, कल हमने आज आपके लिए प्रश्न है आज का कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को एआई पर वैश्विक सहयोग के संदर्भ में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए भारत में जिम्मेदार, समावेशी और मानव केंद्रित एआई शासन के विकास में इसकी भूमिका का समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो एक तो क्या करना है, एक आपको उद्देश्य को स्पष्ट करना है, एक बात। दूसरा, यह जो है एक समावेशी और मानव केंद्रित एआई शासन में इसकी क्या भूमिका है, इस भूमिका का क्रिटिकली एग्जामिन करना है, समालोचनात्मक टिप्पणी करनी है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएगा, अब आप हक्का बक्का टाइप करेंगे तो क्या कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से काम करें, तो आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। और नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी प्रश्न आपसे कराए जाएं उन प्रश्नों को सही ढंग से करने का प्रयास किया करिए आप लोग। ठीक है ना, कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, क्या प्रश्न दिया था? प्रश्न हमने आपको दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगर नियोजन, आर्थिक जीवन और सामाजिक संरचना के संदर्भ में इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न मैंने कई बार कहा कि बार बार आप एग्जाम पूछे जाते हैं। अब आपने किया था तो बल्ले बल्ले, नहीं किया था तो दिक्कत है आपके लिए। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने डिटेल्स में आपको करा दिया था कि भाई कैसे कैसे क्या चीजें हैं। नगर नियोजन, संगठित नगर योजना, ऊंचा दुर्ग, निचला नगर, पक्की ईंटों का प्रयोग, ये सारी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, नगर व्यवस्था के बारे में यहां पर दिया गया अपने यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने दे रखा है। और बाकी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी हमारा चल रहा है, आप चाहे तो इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आरओ 2026 का बैच, पीसीएस 2026 फाउंडेशन कोर्स, पीसीएस प्री का बैच, बीओ का बैच, लेखपाल का बैच और लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है उसका बैच, ये सब रन कर रहे हैं। आप किसी भी कोर्स में जानकारी चाहते हैं, कोर्स का नाम लिख करके दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर,
PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।